हाय एवरीवन, दिस इज अमन। लोग जो है जुलाई 18 का सी का पेपर देखने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने जनवरी 20 कर लिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट वीक जो है आपका जनवरी 20 के बाद हमने जुलाई 19 किया। जुलाई 19 के बाद फिर जनवरी 19 भी हो गया। अब इस बार हम लोग कवर करने जा रहे हैं जुलाई 18। अगर जिसने भी बाकी के वीडियोस ना देखे हों जो और हमने सॉल्व कराए हैं क्वेश्चन पेपर, तो वो जो है आप हमारी प्लेलिस्ट है इसी में, आप वो वहाँ पे वो सारे वीडियोस जो हैं वो आप देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये चीज़, अगर आप लोगों ने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, और जो है लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ये जो भी हम वीडियोस बना रहे हैं वो जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए उतना ही अच्छा होगा। ठीक है। और बाकी एक चीज़ हम जैसे हर बार कहते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने सी में कुछ पढ़ रखा है, कुछ नॉलेज है उनको थोड़ी बहुत। ठीक है ना। तभी चीज़ें उनको ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने एकदम भी सी नहीं पढ़ी है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है। हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाकर जो है हमने 40 लेक्चर्स का कोर्स बनाया हुआ है सी प्रोग्रामिंग का। ओ लेवल में सी को कैसे निकाला जाए, उसके लिए हमने 40 लेक्चर का कोर्स बनाया हुआ है। उसमें पूरा हमने ए टू जेड पूरा सी को कवर किया है, ओ लेवल के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। तो आप उसको जाइए, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर। और चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं आज के लिए। तो आज हमारा, जैसे हमने बताया कि आज हम लोग बात करने वाले हैं जुलाई 18। तो जुलाई 18 में चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला है आपका, तो पहला देखिए, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम अपने ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में जैसे हम देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच प्रोग्रामिंग मेथड, एक मिनट रुक जाइए, इसको हम हाईलाइट कर दें कि आपको ये दिखे। हाँ, अब देखें। अब ये कह रहा है कि विच प्रोग्रामिंग मेथड इज फॉलोड इन सी लैंग्वेज। इसमें कौन सा प्रोग्रामिंग मेथड सी में, सी लैंग्वेज में फॉलो होता है। ठीक है ना। तो अगर हमने कहा जैसे इसमें एल्गोरिदम है, फ्लो चार्ट्स हैं, प्रोसीजरल हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं। ठीक है। तो अगर हमने बताया कि यहाँ पर एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट, तो ये स्टेप हैं, ये तो हर प्रोग्रामिंग में ही इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हमने बताया कि यहाँ पर ये जो प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये मेथड हैं प्रोग्रामिंग के। तो अब हमने कहा कि ये जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, देखिए दो तरीके की होती हैं, एक होती है प्रोसीजरल, एक होती है नॉन प्रोसीजरल। तो प्रोसीजरल वो जहाँ पर ऐसी लैंग्वेज होती हैं जिसमें आप, जब आप कोडिंग करते हैं तो आपको पता रहता है कि यहाँ पर जो है क्या हम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करते हैं। और जो है जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं उसमें आप ये चीज़ क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें हर चीज़ आप स्पेसिफाई, हर चीज़ नहीं करते हैं, बस आप ये बता दें हमें ये करना है, वो बाकी चीज़ें खुद करके हमारा कोड देता है। ठीक है ना। तो वो लैंग्वेजेस होती हैं नॉन प्रोसीजरल। ठीक है। तो यहाँ पर जो सी है, सी में तो हमें स्टेप बाय स्टेप हम पूरी पूरी कोडिंग करते हैं, पूरा प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, इसलिए सी हमारी क्या है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है। तो इसका ऑप्शन 1.1 का सी होगा। ठीक है ना। तो 1.1 का ऑप्शन आपका सी होगा। इसको हम अलग कर रहे हैं, ये आपका सी वाला देखें, ये जो सी ऑप्शन है ये आपका 1.1 होगा। ठीक है ना। तो 1.1 का ये सी ऑप्शन सही होगा, प्रोसीजरल।
चलिए ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गेट कैर फंक्शन इज अवेलेबल इन विच हेडर फाइल। ठीक है, देखिए ये है यहाँ पर कह रहा है गेट कैर फंक्शन किस हेडर फाइल में मौजूद होता है, यहाँ पे देखें। ठीक है, तो गेट कैर फंक्शन ये आप देख रहे हैं, गेट कैर फंक्शन इज अवेलेबल इन विच हेडर फाइल, मतलब किस हेडर फाइल में गेट कैर फंक्शन होता है। एसटीडीआईओ में होता है। ठीक है ना, एसटीडीआईओ का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है ना, और ये कोनियो में होता है कि कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है ना, ये मैथ डॉट एच में होता है या फिर हेडर डॉट एच में होता है। तो अब जाहिर सी बात है, देखिए ये जो गेट कैर है ना, या गेट चार, ये आपका एसटीडीआईओ में होता है। एसटीडीआईओ मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में ही होता है, इसके लिए हमको कोई अलग से नहीं लगाना पड़ता है। जैसे अगर हम गेट सीएच की बात करें, यहाँ पे गेट सीएच होता, तो गेट सीएच तो ये कंसोल के लिए होता है। ठीक है ना, कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए होता है। लेकिन ये गेट चार जो है वो आपका वो आपका इसी में होता है, एसटीडीआईओ में, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में ही होता है। ठीक है ना, तो चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं 1.3 पे। ठीक है, तो 1.3 पे आए। 1.3 हमारा ये है यहाँ पर, 1.3 पे आगे बढ़ते हैं हम। देखिए 1.3 क्या कह रहा है। 1.3 कह रहा है यहाँ पर फाइंड द फॉलोइंग कोड। अब ये आप फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है ना, ये जो यहाँ पर कोड दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये आपका इस पे इसका क्या आउटपुट है। ठीक है ना, तो इसका आउटपुट क्या होगा हमें ये बताना है। तो इस कोड को जरा ध्यान से देखिए। ये कह रहा है इंट मेन इंट आई इक्वल टू -2 प्रिंट एफ -1, और ये क्या है %d, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा हुआ है, ये -i। ठीक है, अब हम इसको देखें तो i की वैल्यू -2 है, देख रहे हैं आप। अब इसमें ऑप्शंस कई सारे हैं, जब कई सारे ऑप्शंस हैं तो ये क्या है, इसमें आपको पूछ रहा है क्योंकि कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। तो इसमें -1 भी है, -2 -2 है, और -2 के अलावा आपका यहाँ पर माइनस -2 है, +2 है। तो ये किसमें से क्या आउटपुट होगा, अब आपको देखना है कि इसमें आउटपुट कौन सा होगा। ये वाला होगा कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा, कौन सा आउटपुट होगा। ठीक है ना, तो इसको ध्यान देख दीजिए यहाँ पर i इक्वल टू -2। तो i की वैल्यू -2 है। हमने यहाँ पे, हम भाई इंटीजर हमने बताया ना, इंटीजर दोनों तरीके के हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये नेगेटिव इंटीजर लिया हुआ है। तो अब यहाँ पे प्रिंट एफ -i, अब देखिए ये जितना भी ये यहाँ पर जितना भी इसके अंदर कोर्स के अंदर है, ठीक है ना, ये तो आपका लिटरल, ये तो स्ट्रिंग कांस्टेंट है। यहाँ पर आप जो कुछ भी लिख रहे हैं वो चीज यहाँ पे आएगी, मतलब इस ये कोर्स में जो कुछ भी आप लिखेंगे वो एज इट इज आएगी, ये इसको छोड़ के। ठीक है ना, क्योंकि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है ना, तो इसमें वैल्यू आएगी, जो भी -1 की जो भी वैल्यू होगी वो आएगी। तो यहाँ पे -1, तो -1 वाला तो होगा ही कि भाई जिसमें -1 होगा, तो -1 3 में है। ठीक है ना, इक्वल भी लगना ही है, इक्वल का साइन भी लगना ही है। फिर डी, अब यहाँ से वैल्यू उठेगी, किसकी उठेगी वैल्यू, -i। ठीक है ना, तो -i की वैल्यू उठेगी, तो -i की वैल्यू यहाँ पर -2 है। ठीक है ना, अब यहाँ पे i की जब आप वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो जब आप -i को लेंगे तो -i क्या हो जाएगी, यहाँ पर ही हो जाएगी +2। ठीक है ना, तो +2 हो जाएगी, तो यहाँ पर जब आप प्रिंट करेंगे तो +2 नहीं प्रिंट होगा, -i इज इक्वल टू 2 प्रिंट होगा। तो इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा। बात समझ में आ रही है ना, इसका ऑप्शन जो होगा वो ए सही होगा। तो इसका आंसर जो है हमने बताया कि ये आपका आएगा, तो ये -i इज इक्वल टू 2 होगा। ये देखिए, ये +2 नहीं होगा, प्लस यहाँ पर इस तरीके से नहीं आएगा,
ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आएगा +2। जो भी वैल्यू है क्योंकि उसकी माइनस लगा हुआ है वहां पर, ठीक है ना, तो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है ना, तो ये बात आप लोगों को समझ में आई। तो ये जो है, ये जो क्वेश्चन है, इसको जब हम देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपका यहाँ पर जब हम इसको करेंगे तो ये आएगा माइनस, यहाँ पे लेके जाएंगे तो -1 = 2, और ये i = -2, और -i = -2, और -1 = +2। अब आप इसको साफ साफ यहाँ पर, ये जो है -2 है, ये भी -1 है, तो -2 और माइनस यहाँ पे i है, सॉरी, तो -i और -2 जब इसको हम यहाँ पे करेंगे, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका हम जो आउटपुट देखेंगे, तो आउटपुट हमें इस क्वेश्चन का क्या मिलेगा, 1.3 पे अगर हम देखें तो 1.3 पे हमें ये मिलेगा -i = 2। ठीक है ना, तो इसकी वजह समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये एज इट इज प्रिंट होगा, -i ये जो है एज इट इज प्रिंट होगा, इक्वल ये एज इट इज प्रिंट होगा, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर से ये वैल्यू उठाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इसको मिलेगी, इसकी वैल्यू जो भी मिलेगी, इसकी वैल्यू -2 मिलेगी। जब -2 यहाँ पे -2 आई की जो भी वैल्यू आएगी, तो वो माइनस है पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ये 2 आएगा, +2 आएगा। तो +2 मतलब प्लस नहीं लिखा जाता है, इसलिए -i = 2 होगा। तो इसका 1.3 का आपका ए सही होगा। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं 1.4। देखिए 1.4 क्या कह रहा है भाई। 1.4 पर जब हम आए, 1.4 आपका इधर है, यहाँ पे 1.4 की अगर हम बात करें तो 1.4 आपका ये कह रहा है, ये क्वेश्चन 1.4 है। तो यहाँ पर 1.4 आपसे कह रहा है कि विच नंबरिंग सिस्टम इज नॉट हैंडल्ड डायरेक्टली बाय द प्रिंटफ कन्वर्जन स्पेसिफायर। मतलब जो प्रिंटफ के कन्वर्जन स्पेसिफायर हैं, ठीक है ना, कौन सा इसमें ऐसा नंबर सिस्टम है। आपको पता है कि 4 नंबर सिस्टम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कि एक बाइनरी नंबर सिस्टम है, एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, एक ऑक्टल नंबर सिस्टम है, और एक हेक्साडेसिमल है। ठीक है ना, तो बाइनरी की बेस 2 होती है, ऑक्टल की बेस 8 होती है, डेसिमल की बेस 10 होती है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और डेसिमल नंबर सिस्टम ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर बाइनरी इस्तेमाल करता है, ऑक्टल भी इस्तेमाल होता है, और हेक्सा डेसिमल भी इस्तेमाल होता है। हेक्सा डेसिमल की बेस 16 होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा कन्वर्जन स्पेसिफायर की अगर हम बात करें, तो विच नंबरिंग सिस्टम इज नॉट हैंडल्ड डायरेक्टली बाय द प्रिंटफ कन्वर्जन स्पेसिफायर। कौन सा नंबर सिस्टम डायरेक्टली हैंडल नहीं होता है। ठीक है ना, तो अगर हम बात यहाँ पे करें कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम, भाई डेसिमल तो आप हैंडल करते ही हैं, DI लिख के, ऑक्टल भी हैंडल कर लेते हैं, %O लिख के, डेसिमल %D या %I लिख के, एक्सा भी %X लिख के किया जाता है। हाँ, लेकिन बाइनरी को आप हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको बाइनरी को जब हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, A, C, B, ये डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में बाइनरी होगा। बाइनरी ही इसमें एक ऐसा है जिसको हमारा ये प्रिंटफ हैंडल नहीं कर पाता है। ठीक है ना, तो ये बाइनरी है, इसके लिए कोई अलग से जो है हम यूज नहीं करते हैं। डेसिमल के लिए बताया, ऑक्टल के लिए बताया हमने, हेक्सा के लिए बताया, लेकिन बाइनरी, इसमें बाइनरी है जो हैंडल नहीं हो पाता है प्रिंटफ कन्वर्जन स्पेसिफायर। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो 1.4 का आपका बी हो गया। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5। चलिए 1.5 देखते हैं। तो 1.5 क्या कह रहा है। 1.5 आपका कह रहा है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। तो ये 1.5 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो इनकरेक्ट असाइनमेंट स्टेटमेंट है।
ठीक है ना। तो इनकरेक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब इनकरेक्ट असाइनमेंट का क्या मतलब होता है कि मतलब कि वो सही से असाइनमेंट नहीं हो, मतलब उसका सिंटैक्स गलत होगा। अब देखते हैं इसमें इसमें चार देखिए कौन कौन से दिए हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये पहला स्टेटमेंट है n इक्वल टू m इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा कह रहा है इनकरेक्ट है, ठीक है, कोई एक है इसमें जो इनकरेक्ट है, n इक्वल टू m इक्वल टू 0। तो भाई ये तो वैलिड है, ये n नाम हो सकता है, कैपिटल अपर लोअर दोनों केस में आप लिख सकते हैं वेरिएबल का नाम, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखा जाता है कि अगर कैपिटल में लिखा तो कैपिटल में ही चलेगा, अपर में लिखा तो अपर में ही चलेगा, लोअर में लिखा तो लोअर में ही चलेगा। और ये एम ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और इज इक्वल टू 0, ये मतलब ये 0 के लिए जो है ये असाइन हो, 0 एन में भी आ गया और एम में भी आ गया, इस तरीके से हम असाइनमेंट कर सकते हैं। तो ये वैलिड हो गया, पहला वाला आपका वैलिड हो गया, ठीक है ना। तो पहला वैलिड। दूसरा हम देखें, दूसरा कह रहा है वैल्यू प्लस इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। ये आपका कंपाउंड असाइनमेंट है। तो कंपाउंड असाइनमेंट हमने बताया है, ये आपको पता होगा, आपने सी पढ़ी होगी तो पता होगा कि वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया, इस लाइन का मतलब हो गया वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस 10, ठीक है ना। ये कंपाउंड असाइनमेंट है, इसका मतलब हुआ वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस 10, इस लाइन का ये मतलब होता है, ठीक है। ये कंपाउंड असाइनमेंट है। कंपाउंड असाइनमेंट ये हमने कहा ऐसे भी होते हैं, एडिशन भी होते हैं, सब्ट्रैक्शन, ये सम हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, डिवीजन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, मतलब पांचों अरिथमेटिक ऑपरेटर पे ये लगता है, ठीक है ना। अब ये कंपाउंड असाइनमेंट हो सकता है, तो ये भी सही है, तो मतलब आपका सेकंड वाला भी सही हो गया, ठीक है। ये वाला सेकंड वाला भी आपका ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखें, ये कह रहा है माई साइज इज इक्वल टू एक्स, माई साइज इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन वाई, और फिर ये कौन सा ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है टर्नरी, ठीक है ना। ये कौन सा ऑपरेटर है, टर्नरी। तो टर्नरी ऑपरेटर जो होता है वो क्या, इसको क्या, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये जो क्वेश्चन मार्क और ये इस तरीके है, ये कंडीशनल ऑपरेटर है। कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये कह रहा है, ये असाइनमेंट हो रहा है, ये कह रहा है कि अगर अगर x y से छोटा हो, इफ x इज लेस देन y, अगर x y से छोटा हो तो क्या करो, जो है माई साइज में क्या आ जाए, 9 आ जाए। और अगर x y से छोटा ना हो, ठीक है ना, बड़ा हो या बराबर हो, जो भी कंडीशन हो, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो, तो 11 माई साइज में आ जाए। मतलब ये एक एक इफ की तरह है, इफ स्टेटमेंट तो आप जानते ही है ना, ठीक है ना। तो मतलब अगर अगर ये कंडीशन ट्रू हो, एक्स और वाई में, अगर एक्स वाई से बड़ा निकले तो 9 आए माई साइज में, और अगर एक्स वाई से बड़ा ना निकले तो 11 आए। अगर मान लीजिए एक्स 7 है और वाई 8 है, तो एक्स वाई से छोटा हुआ, एक्स वाई से छोटा हुआ तो माई साइज में क्या आएगा, 9 आएगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू है। लेकिन अगर हमने कहा एक्स की वैल्यू 8 है और वाई की वैल्यू 7 है, तो y तो x तो बड़ा हो गया, जब x बड़ा हो गया तो कंडीशन फॉल्स हुई, तब ये 11 आएगा। तो ये भी सही है, इस तरह से भी ये भी असाइनमेंट किया जाता है, तो ये वाला भी सही हो गया, ठीक है ना। अब लास्ट वाला बचा, ये कह रहा है वैल्यू इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो वैल्यू इज इक्वल टू 10 तो समझ में आता है, ये प्लस तो आपका क्या है, इसमें प्लस तो आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है, तो कोई ऑपरेटर थोड़े किसी ऑपरेंड में इस तरीके से असाइन होता है, हाँ। तो ये तो इसका मतलब है कि कौन सा गलत है आपका 1.5 का, ये डी वाला, ये वाला इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो डी वाला आपका कौन सा इनकरेक्ट है इसमें, ये डी वाला, ठीक है ना। तो ये आपका इनकरेक्ट है डी, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट असाइनमेंट स्टेटमेंट, तो ये आपका ये गलत होगा, ये गलत तरीका है असाइनमेंट देने का, इस तरीके से असाइनमेंट नहीं दिया जाता, ये प्लस प्लस कैसे होगा, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखिएगा ये क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि ये, ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। ये जो कोड दिया हुआ है ये कह रहा है x इक्वल टू 20, ठीक है ना, और फिर आगे ये दे रहा है, फिर अब यहाँ पे प्रिंटफ दिया हुआ है, ठीक है ना, प्रिंटफ में ये सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं x, और ये क्या है, ये आपके देखिए ये लेस देन नहीं है, ठीक है ना, ये अगर सिंगल होता तब तो ये लेस देन है, ठीक है ना, लेकिन ये डबल है, तो डबल है तो ये बिट वाइज ऑपरेटर है ना, तो एक ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है और एक है राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है ना, तो ये बिट वाइज ऑपरेटर हैं, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, इस बात का ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना, तो ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, एक लेफ्ट शिफ्ट है और एक क्या है आपका राइट शिफ्ट है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये आपका यहाँ पर ये कह रहा है कि x की वैल्यू 5 है, तो जब x की वैल्यू 5 है तो अब ये पहला जो अब यहाँ पे 3% डी लगाए गए हैं, तो पहले वाला उठेगा x, तो x की वैल्यू 5 है तो 5 आ जाना है, तो पहला वाला तो 5 होगा, तो इनमें से जितने भी 5 है वही सही होना है, क्योंकि ये तो x सिंपल है, ये तो प्रिंट ही होगा। लेकिन फिर दूसरा कह रहा है कि क्या x यहाँ पर हमने लगाया है बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है ना, ये लेफ्ट शिफ्ट इन्होंने लगाया हुआ है, तो लेफ्ट शिफ्ट बिट वाइज ऑपरेटर लगा हुआ है। तो देखिए इसमें जो है स्टार्टिंग से आपको वो देखना है कि x इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो जो लेफ्ट शिफ्ट बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं और जो राइट शिफ्ट और बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट जो है वो शिफ्ट, जैसे नाम से जाहिर है कि ये बिट्स को शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट राइट साइड में शिफ्ट करते हैं और लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं, और राइट शिफ्ट जो है वो राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसको यहाँ पे जरा एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि यहाँ पर 5 है, तो अगर हम 5 का बाइनरी निकालें तो क्या होगा, 5 का बाइनरी हमने बताया है कि आप ऐसा बाइनरी कैसे निकाल सकते हैं। बाइनरी निकालने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2, ठीक है ना, 4 और 8, यहाँ पे 1 2 और आगे आप आएंगे 4, ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है, और ये 8, ठीक है ना। तो अगर हम 5 का बाइनरी निकालें तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, हमने बताया है कि जिसके नीचे 5 जिसको ऐड करने से मिले तो उसके नीचे जो है आप 1 रखिए, बाकी के नीचे 0 रखिए, तो 8 नहीं ऐड होगा। हमने कहा पहले जिसको ऐड करने से मिल रहा है, तो अगर हमने कहा कि 8 नहीं ऐड होगा, 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 0 और ये 1, ठीक है ना। तो ये इसका बाइनरी क्या होगा, 0 1 0 1, ठीक है ना। अब हमने कहा कि जब हम इसमें क्या लगाएंगे, लेफ्ट शिफ्ट, तो अगर हम जब लेफ्ट शिफ्ट लगाएंगे तो ये जितनी भी बिट्स हैं वो क्या हो, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएं, जितनी भी बिट्स हों वो हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएं, ठीक है ना। तो अगर हमने कहा कि यहाँ पर हमको लगाना है कि 5 पर लगाना है, भाई x की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 पर लगाना है, तो 5 वाले को लेफ्ट शिफ्ट करना है, मतलब ये जो बिट जो आपको दिख रही हैं ये शिफ्ट हो जाएं लेफ्ट में, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएं, मतलब ये इस तरफ बढ़े, ठीक है ना। तो अब इस तरफ बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो ये 1 है, ये 1 इस 1 की जगह पे आ जाए और ये 1 और आगे चला जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट है, तो अब हम इसको देखते हैं, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं, इसको करते हैं। जब इसको आगे हम और करेंगे तो देखिए इसको जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसको थोड़ा सा और हम बड़ा करेंगे, यहाँ पर ये नंबर है इस तरीके से लिखेंगे, भाई हमने कहा है कि यहाँ पर आपका नंबर है 1010, ये 5 है, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर है 5 है, तो 5 आपका अभी हमने बताया है कि 5 लिखने का तरीका है, जब आपने 1248 में कन्वर्ट किया है तो 1 और 4
इनको ऐड करने से 5 बन रहा है, ठीक है। तो इनको ऐड करने से बन रहा है, तो पहले वाला 1 है, 0 है 2 वाला, और ये फिर वाला आपका फिर 1 है, और फिर जो है फिर 0 है, ये नंबर है। तो आप इसको बना लीजिए 8 बिट का नंबर 4, और इसमें ऐड कर लीजिए 3 4, ठीक है ना। अब जब हमने कहा इसको हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो मतलब ये जो भी बिट्स हैं ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएं, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएं होने का मतलब क्या है कि ये अगर हम इनकी नंबरिंग करें, तो यहाँ पर अगर हम नंबरिंग करें इसकी, तो हमें क्या मिलेगा, इधर से हम देखें तो अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो 2 बिट इधर शिफ्ट हो जाए। अगर ये थर्ड है तो ये यहाँ पर आ जाए। अगर एक बिट होने होता है तो इधर होना होता, तो ये लेफ्ट साइड में बढ़ेगा, ठीक है ना। तो अब चलिए हम इसको शिफ्ट करते हैं, और शिफ्ट करके इसको रखते हैं। तो जब हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर हम आगे लिख रहे हैं ये वाला 1 जो वहाँ लास्ट में 1 था, इसको हम थोड़ा सा नीचे करें कि आपको दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं, ये लास्ट वाला 1 जो है ये आपका 1, ठीक है ना। तो ये 1 ये यहाँ पर आ जाना चाहिए क्योंकि लेफ्ट में शिफ्टिंग होनी है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये 1 यहाँ पे आ जाना चाहिए, लास्ट वाला 1, और फिर बाकी जितना कुछ भी लिखा है वो वैसे ही लिख जाएगा, ठीक है ना। फिर ये 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका 0 के बाद फिर 0 हो जाएगा, 0 के बाद फिर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें वैसे ही हो जाएंगी। अब बाकी जितने भी जीरोस लगे हैं वो आप लगा लीजिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। आगे आप ये हटा लीजिए, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर जब ये स्पेस खाली हो गया तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, सिर्फ जीरोस रख देंगे। तो लेफ्ट शिफ्ट करने पे ये क्या होगा, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब ये एक्चुअली क्या बन गया है, अब ये लेफ्ट शिफ्ट मतलब ये वाला ऑपरेटर लगने पे ये हो गया है। तो ये बन गया है, या जब हमने इसको 2 बिट शिफ्ट कर दिया, आप देखिए कैसे 2 बिट शिफ्ट हो रहा है। ये 1 यहाँ पे था, अब ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, ये वाला 1 यहाँ पे था, ये आगे बढ़ गया। मतलब लेफ्ट साइड में ये शिफ्टिंग क्या हो रही है, लेफ्ट साइड में हो रही है, ठीक है ना। शिफ्टिंग किस तरफ हो रही है, ये लेफ्ट साइड में शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है ना। इस तरफ ये शिफ्टिंग हो रही है। तो जब ये इस तरफ शिफ्टिंग हो रही है तो ये लेफ्ट साइड में बढ़ रहा है, ठीक है। जब लेफ्ट साइड में बढ़ा, और कितने बिट बढ़ा है, 2 बिट बढ़ा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 बिट बढ़ाने को कहा गया था लेफ्ट साइड में। तो ये पूरी शिफ्टिंग हो गई। अब ये जो नया नंबर आया है, अब इसका जब आप बाइनरी निकालिए, ठीक है ना, तो क्या सॉरी डेसिमल निकालिए, बाइनरी है इसका डेसिमल निकालिए। तो अब हमने कहा इसको हम वैसे कर लें, आप बाइनरी से डेसिमल निकालने का जो तरीका जानते हो वैसे करिए। हमने बताया ना, इस तरह शॉर्टकट आप कर सकते हैं, 1 2 4 8 16। तो अब हमने कहा कि यहाँ जब हम 1 2 4 8 16 करके देखेंगे तो जिनके जिनके नीचे 1 आए, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि आपको समझ में आए। तो हमने कहा कि जिनके नीचे 1 आ रहा है, तो पहला वाला 1 है, उसके नीचे 1 नहीं आया। दूसरा वाला हमने कहा, दूसरा वाला क्या है, 2 है। तीसरा वाला 4 है, अभी हम शिफ्ट कर देते हैं। फिर आपका 8 है, फिर आपका 16 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको जब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर लेके आते हैं, यहाँ पर अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, ये जब यहाँ पे शिफ्टिंग करेंगे नीचे वाले पे हम लेके जाएं, तो नीचे वाले पे हमें 1 कहाँ पे मिल रहा है, एक 16 के ऊपर मिल रहा है, ठीक है ना। और 16 के बाद मिल रहा है, और बाकी एक 4 पे मिल रहा है, ठीक है ना। अगर हम इसमें देखें तो 1 2, अब इसका ये इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, तो 4 वाले पे मिल रहा है और 16 वाले पे मिल रहा है। तो जब हम 4 और 16 वाले पे मिल रहा है, तो जब हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है ना, तो अब यहाँ पर जब जाएंगे तो हम यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 0 1। मतलब ये 1 जब यहाँ पे जाए 1 2 4, यहाँ पे 4 मिलेगा, और यहाँ पर जो है 8 पे नहीं मिलेगा। मतलब जहाँ जहाँ 0 होता है वो नंबर नहीं काउंट करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, 16 होगा, तो 16 और जोड़ा जाएगा, 16 और 4, 16 और 4 ऐड किया जाएगा तो आ जाएगा 20। तो पहला पहला आपका रिजल्ट 5, दूसरा 20,
ठीक है ना। अभी तक ये 2 क्लियर हो गया, अब तीसरा भी कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि ये 5 और 20 हुआ तो 520 होना चाहिए, 520 कोई दूसरा नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिए, उसको राइट शिफ्ट भी कर लीजिए कि राइट शिफ्ट जब आप करेंगे तब क्या होगा, वो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आपको उसको चेक करना है कि वो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, इस वाले को चेक करेंगे कि ये राइट शिफ्ट हो रहा है। तो अगर हम इसी को राइट शिफ्ट करें तो अभी तो 2 बिट क्या हुई हैं, किस साइड शिफ्ट हुई हैं, 2 बिट लेफ्ट साइड शिफ्ट हुई हैं इसमें। लेकिन इसमें क्या करना है, इसी वाले नंबर में 2 बिट राइट साइड हम शिफ्ट करेंगे। जब 2 बिट राइट साइड शिफ्ट करेंगे तब क्या होगा, जब हम 2 बिट इसमें राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो इधर का 1 और 0 है ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। तब जो नंबर होगा वो हम देखिए लिखते हैं, जब इसको हम ये वाला लगाएंगे ऑपरेटर तो क्या होगा, दूसरा वाला। तब हमने कहा ये जो सिर्फ आखिरी में बचेगा 1, बाकी सब चले जाएंगे। देखिएगा जब हम शिफ्टिंग करते हैं 0 0 0 0 4 5 6 7 और 1 7 और ये 1, ठीक है ना, बस ये बचेगा। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 ये आखिरी 1 बचेगा। क्यों, इसको हम वहां पर रखते हैं जाके ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आप इसको लेके जाएंगे तो ये आप देख रहे हैं ना, ये शिफ्टिंग हुई। ठीक है ना, तो ये जब शिफ्टिंग होगी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस शिफ्टिंग में ये क्या हुआ, ये राइट शिफ्ट हुआ, ये 2 बिट इधर शिफ्ट हो गया तो ये बाहर, ये बिट बाहर निकल गई। ठीक है ना, और ये 1, ये जो यहाँ पे था 3 नंबर, ये थर्ड था। ठीक है ना, ये थर्ड लोकेशन पे था, अब ये 1 पे, ये फर्स्ट लोकेशन पे आ गया ना, क्योंकि ये राइट शिफ्टिंग हुई है। तो जब राइट शिफ्टिंग हुई है तो ये इधर बढ़ेगा। तो अब ये अगर हम इसको देखें, अब इस पर इसका हम डेसिमल निकालें तो क्या होगा, 1 2 4 8, तो बाकी तो सब 0 ही हैं। ठीक है ना, सिर्फ यही 1 बच रहा है। तो हम इसी को क्या करेंगे, बस यही लिख देंगे। तो पहला 5, दूसरा 20, तीसरा और 1। ठीक है ना, तो 5 21, तो ये 1.6 का आंसर क्या होगा, सी। ठीक है ना, तो 1.6 का जो आपका आंसर होगा वो ये वाला होगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आना चाहिए। हमने कोशिश की है आपको बताने की, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इसको और आप डिटेल में लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट में देखें। ठीक है, और बाकी आप अगर आपको और डिटेल में पढ़ना हो तो आप हमारे जो लेक्चर्स हैं, जो 40 लेक्चर्स हमने बनाए हुए हैं इसके लिए, तो वो हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर उसको एक्सेस कर सकते हैं जाके। चलिए ठीक है, अब आप आगे आइए, आगे हम देखते हैं 1.7 क्या कह रहा है। 1.7 में देखिए कह रहा है कि a programming construct in which a set of statement in a computer program can be executed repeatedly। ठीक है ना, तो मतलब ये कह रहा है कि जो कौन सा ऐसा प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है, ठीक है ना, जिसमें सेट ऑफ स्टेटमेंट जो हैं वो कंप्यूटर प्रोग्राम में कैन बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली, मतलब बार बार कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो बार बार एग्जीक्यूट कराए जा सकते हैं। मतलब एक बार कराया, फिर दोबारा चलाया, फिर दोबारा चलाया, फिर चौथी बार चलाया, फिर पांचवी बार चलाया, बहुत बार चलाया, तो वो कौन सा है। तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसमें, लूप है। ठीक है ना, आप जानते होंगे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, वहां तो एक बार एक कंडीशन दी जाती है, सही हुआ तो चलेगा, नहीं सही हुआ तो नहीं चलेगा। ब्लॉक है, ठीक है ना, लेकिन बार बार कौन सा चलाया जाता है, ठीक है ना, वो लूप में ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है ना। तो ब्लॉक स्टेटमेंट नहीं है, ब्लॉक का मतलब जैसे मेन का ब्लॉक होता है, जैसे ये वाला ब्लॉक आपको दिख रहा है, ये जो अभी हमने प्रोग्राम ये वाला दिखाया था, इसमें देखिए ये ब्लॉक है, शुरू हुआ ब्लॉक बंद हुआ। ठीक है ना, उसी तरह कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ की कहीं कंडीशन लगी हो या, और फिर हमने कहा लेकिन सिर्फ लूप स्टेटमेंट है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा, लूप। ठीक है ना, तो 1.7 का क्या होगा, लूप। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है आपका 1.8। तो 1.8 पे आ जाते हैं, ये 1.8 है। ठीक है, तो जरा इसको ध्यान से देखने की जरूरत है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 1.8 कह रहा है व्हाट विल बी
व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, ठीक है ना, इसमें इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा ये कह रहा है, ठीक है ना। तो अब हमने कहा यहाँ पर एक कोड दिया हुआ है और कह रहा है कि उसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई उसका आउटपुट क्या होगा। ये कह रहा है इंट मेन, मेन है आपका, ये मेन फंक्शन है, फॉर इंट सी इज इक्वल टू 1, सी लेस देन इक्वल टू 5 और प्लस प्लस सी। और देखिए ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेमीकोलन लगा है, स्टूडेंट क्या करते हैं कि सेमीकोलन को इग्नोर कर जाते हैं। सेमीकोलन का मतलब क्या होता है, सेमीकोलन कंपाइलर को ये बताता है कि यहाँ पर बात खत्म है, ठीक है ना। कंपाइलर इससे ये समझता है कि यहाँ पर बात खत्म है यूजर की, ठीक है ना। तो सेमीकोलन ही ये जानता है, सेमीकोलन टर्मिनेट करता है स्टेटमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फॉर है और फिर इंट सी इक्वल टू 1, सी लेस देन इक्वल टू 5 प्लस प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर लूप में मतलब लूप में क्या तीन चीजें होती हैं लूप में, फॉर लूप में एक तो इनिशियलाइजेशन की स्टेटमेंट होती है जो ये है, एक कंडीशन की स्टेटमेंट होती है वो ये है, टेस्ट एक्सप्रेशन भी कहते हैं, और एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती है वो ये है, तीन है। उसके बाद लूप की बॉडी होती है, तो लूप की बॉडी यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। देख रहे हैं ना, इसमें आपकी लूप की बॉडी नहीं है। कर्ली ब्रेस शुरू करते हैं, कर्ली ब्रेस बंद करते हैं कि क्या करना है ये कंडीशन ट्रू होने पे, तो यहाँ पर ये क्लोज है, ठीक है। बॉडी ना हो लेकिन फिर भी सी की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर चेक करेगा क्या 1 जो है 5 से छोटा या बराबर है, ठीक है ना, लेस देन या इक्वल टू है। तो हाँ देखिएगा कि हाँ भाई 1 तो जो है छोटा है, 1 तो जो है इससे आपका छोटा है, तो छोटा है तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो बॉडी पे जाएगा, बॉडी नहीं है तो फिर ये इसको इंक्रीज करेगा, इंक्रीमेंट करेगा और फिर ये बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा, और पहले फिर 1 से 2 करेगा, 2 से 3 करेगा, 3 से 4 करेगा, 4 से 5 करेगा, और जब 5 आएगा तब भी देखेगा कि 5 इक्वल वाली कंडीशन भी ट्रू है, फिर 5 से 6 करेगा, और जब 6 करेगा, जब सी 6 हो जाएगा तब ये लूप टर्मिनेट होगा, फिर देखेगा क्या 6 तो 5 से ना छोटा है ना 6 5 के बराबर है, तो कंडीशन तब लूप टर्मिनेट होने के बाद ही ये प्रिंटफ पे आएगा, ठीक है ना। तब ये प्रिंटफ पे आएगा तो उस समय सी की वैल्यू क्या हो चुकी होगी 6, और जब सी की वैल्यू 6 हुई होगी तभी तभी ये बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर अगर हम सी को प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा 6, हाँ, तो 1 थोड़े प्रिंट होगा, ना 5 प्रिंट होगा, ना 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा, क्योंकि प्रिंटफ स्टेटमेंट पे कब पहुंच रहा है, जब ये सब कुछ हो गया, ये लूप खत्म हो गया तभी पहुंच रहा है, क्योंकि ये सेमीकोलन लगा है ना, सेमीकोलन का ध्यान देना, अगर ये सेमीकोलन ना लगा होता, ठीक है ना, तब ये 1 2 3 4 5 ये सब प्रिंट करता, लेकिन चूंकि ये सेमीकोलन लगा है, अगर ये सेमीकोलन हटा दिया जाए तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसका जो है जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, ये वाला, ठीक है ना। तो ये 1.8 का आपका क्या होगा सी। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.9, ठीक है ना। तो जब हम 1.9 पे पढ़ते हैं आगे, तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 1.9 पे आ जाते हैं हम। अब देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, अभी तक हम लोगों ने जो है 4 सेट किए हैं, तो देखिए 4 सेट में ये चौथा सेट है, तो देखिए ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, देख रहे हैं ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत बार आया, हमने कहा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है इन सी इफ यू पास एन एरे एज एन इंटीजर एज एन आर्गुमेंट, सॉरी, ठीक है ना, आप सी में अगर कोई एरे पास कर रहे हैं एज एन आर्गुमेंट के तौर पर, ठीक है ना, टू अ फंक्शन, फंक्शन को व्हाट एक्चुअली गेट्स पास, तो एक्चुअली क्या पास होता है ठीक है ना। अगर आप सारे सेट्स हमारे करते चले आ रहे हैं तो आपको इसका आंसर आसानी से पता होगा कि जब एरे को हम आर्गुमेंट के तौर पर पास करते हैं, कोई फंक्शन है और उसके अंदर जब आर्गुमेंट के तौर पर हम किसी एरे को पास करते हैं, तो एक्चुअली क्या पास होता है, वो उसका उस एरे का बेस एड्रेस पास होता है। बेस एड्रेस क्या चीज होती है भाई, एरे में अगर 10 एलिमेंट हैं तो पहला एलिमेंट जहां से स्टोर होना शुरू हुआ, पहला एलिमेंट मान लीजिए A0, मान लीजिए A नाम की एरे है, तो A0 वो 2000 पर है, और A1 जो है A1 A2 A3 मान लीजिए कैरेक्टर टाइप की एरे है, तो A0 A1 A2 A3, तो A1 का एड्रेस 2001 होगा, A2 का एड्रेस 2002 होगा, फिर 2003 होगा, इस तरीके से होगा। लेकिन जो उस सेगमेंट का बेस एड्रेस कहा जाएगा वो पहली एलिमेंट का एड्रेस कहा जाएगा,
तो वो एक्चुअली क्या पास होता है, बेस एड्रेस पास होता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये सी वाला सही होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो इसका 1.9 का क्या होगा, सी। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये 1.10 है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको जब हम देखते हैं आगे, तो देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हाउ मैनी टाइम अ डू वाइल लूप गारंटीड टू लूप, ठीक है ना। कितनी बार डू वाइल लूप की गारंटी है कि वो चलेगा ही। वाइल लूप के बारे में बताया हमने, फॉर लूप के बारे में बताया हमने, बताया ये दोनों ही लूप चूंकि एंट्री कंट्रोल्ड लूप होते हैं, इसलिए एक बार भी अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एक बार भी नहीं चलेंगे, मतलब उनकी एक बार भी चलने की गारंटी नहीं है। लेकिन डू वाइल लूप एग्जिट कंट्रोल्ड लूप होता है, मतलब इसकी कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, वो बाद में दी होती है। तो डू वाइल लूप में होता है कि वो एक बार चलने की उसकी गारंटी होती है। ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर भी इसका भी आंसर क्या होगा, ये इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है ना। तो मतलब एक बार चलने की गारंटी है किसकी, डू वाइल की। लेकिन अगर यही वाइल, डू वाइल की जगह वाइल लिखा होता, लूप कितने तरह के होते हैं यहाँ सी में, एक वाइल होता है, एक डू वाइल होता है और एक फॉर होता है। तो फॉर और वाइल तो अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो नहीं, एक बार भी नहीं चलेगा, लेकिन डू वाइल पक्की बात है कि एक बार जरूर चलेगा भले कंडीशन फॉल्स हो। तो 1.10 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं ट्रू फॉल्स वाले सेगमेंट पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया है, ये आपके ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दें, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ट्रू फॉल्स वाले पे। तो ट्रू फॉल्स वाले पे देखते हैं ट्रू फॉल्स में क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, फंक्शन कैन बी कॉल्ड आइदर बाय वैल्यू और रेफरेंस। फंक्शन जो कॉल होता है वो या तो वैल्यू या रेफरेंस से कॉल होता है, ठीक है ना। हाँ ये बात सही है भाई, फंक्शन कॉलिंग के दो मेथड हैं। जब हम उसमें आर्गुमेंट पास करते हैं तो वो जो कॉल किया जाता है वो क्या, या तो वैल्यू से कॉल किया जाता है या तो रेफरेंस से कॉल किया जाता है, ये बात सही है। तो पहला वाला ट्रू है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला कह रहा है, तो यहाँ पर सेकंड वाला देखिए क्या कह रहा है। सेकंड वाला कह रहा है आपसे, ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शन। एक फंक्शन को डिफाइन नहीं किया जा सकता है किसी दूसरे फंक्शन में, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया है, पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और हमने ये बताया है कि अगर आप टिपिकल सी कंपाइलर की बात करें, ठीक है ना, टर्बो सी कंपाइलर की बात करें, तो जो है इसका आंसर क्या होगा, ये ट्रू होगा, ठीक है ना। कि हाँ एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डिफाइन नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आप मॉडर्न कंपाइलर की बात करें जो इस समय है, ठीक है ना, जैसे जीसीसी कंपाइलर की बात करें ना, तो वो उनमें क्या होता है, उनमें ये फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन डेफिनेशन के मतलब एक फंक्शन के अंदर आप दूसरे फंक्शन की डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर ये होता है कि यहाँ पर ये लोग यहाँ पर ये जो है ये टिपिकल कंपाइलर की बात करते हैं, तो उस हिसाब से ये आंसर ट्रू होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप मॉडर्न कंपाइलर पे जाएं तो उस हिसाब से ये फॉल्स होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसमें अगर आप मॉडर्न कंपाइलर के हिसाब से लिखेंगे तो फॉल्स लिखेंगे, लेकिन अगर आप टिपिकल टर्बो कंपाइलर के हिसाब से लिखेंगे तो ट्रू लिखेंगे, ठीक है। तो लेकिन देखिए इसमें ज्यादातर जैसे अभी हमने बताया था कि अभी जैसे आप इंटीजर की बात करें तो 16 बिट कंपाइलर जो होते हैं उसमें इंटीजर की वैल्यू क्या होती है आपकी 2 बाइट होती है ना। लेकिन अगर 32 बिट या 64 बिट कंपाइलर की बात करें तो वहाँ इंटीजर की वैल्यू 4 होती है। हाँ लेकिन देखिए आपके क्वेश्चंस पेपर में देखा गया है कि ये ज्यादातर जो है जो नाइलिट में क्वेश्चन आते हैं वो क्या होते हैं, वो 16 बिट कंपाइलर पर बेस्ड होते हैं। तो मतलब जो है वो ओल्ड वर्जन पे ज्यादा चलते हैं, इसलिए इस हिसाब से आप इसको ट्रू रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कंपाइलर कोई स्पेसिफाई किया जाए तब आप इसको फॉल्स करिए, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं यहाँ पे, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं।
तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर आर द 3 डिक्लेरेशंस, यहाँ पर 3 डिक्लेरेशन दिए हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर डिक्लेरेशन की बात करा, ध्यान देने की है, क्या ये जो डिक्लेरेशन है कैर, ये क्या है? ये डबल पॉइंटर है। ये जब एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2 बार लगे तो डबल पॉइंटर है, ठीक है ना। पॉइंटर टू पॉइंटर, मतलब एक पॉइंटर है वो दूसरे, वही किसी दूसरे पॉइंटर के का ही पॉइंटर है, ठीक है ना। तो ये डबल पॉइंटर है। तो एक डबल मतलब एप्पल एक डबल पॉइंटर है क्या टाइप का, ये कैर एस्ट्रिक एप्पल, ठीक है ना। ये क्या है? ये आपका ये एस्ट्रिक, ये हमने कहा ये क्या है? एरे ऑफ पॉइंटर्स है। ये क्या है? ये एरे ऑफ पॉइंटर्स है, ठीक है ना। तो एस्ट्रिक एप्पल एरे ऑफ पॉइंटर्स है, मतलब जो एरे है एक एरे है जो पॉइंटर्स की एरे है, ठीक है ना। अब हमने कहा ये कैर एप्पल, ये क्या है? ये 2D एरे है, 2 डायमेंशनल एरे। तो मतलब ये एप्पल 2 डायमेंशनल एरे हुआ, ये एप्पल एरे ऑफ पॉइंटर्स हुआ, ठीक है ना, मतलब पॉइंटर्स की एरे। और ये वाला एप्पल ये डबल डबल पॉइंटर हुआ। तो ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है ना। डिक्लेरेशन है, ये तीनों चीजें डिक्लेरेशन है, ये तीनों डिक्लेरेशन अलग अलग हैं। तो ये कह रहा है सेम है। तो जब सेम कह रहा है तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रू नहीं है, ये बात गलत है। ये कह रहा है कि ये क्या ये तीनों सेम है, ठीक है ना। तो आप कह रहे हैं, आपको बताना है कि ये क्या तीनों सेम है? हाँ, तो अब जाहिर सी बात है ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये इसका आंसर क्या होगा? ये फॉल्स है, ठीक है ना। ये तीनों सेम नहीं है, अगर सेम होते तब इसको आप ट्रू लिखते। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ। देखिए इसमें बहुत बार रिपीट होते हैं, इसीलिए हमने कहा कि अगर आपको पास करना है सी का एग्जाम, ठीक है ना, तो बस जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं लास्ट 10 पेपर्स, ठीक है ना, वो आप तैयार कर लें। और देखिए फिर आप बहुत आराम से, मतलब 40 में आपके 35 मार्क्स, 35 मार्क्स कहीं नहीं गए अगर सिर्फ लास्ट 10 पेपर्स के आप ऑब्जेक्टिव सारे तैयार कर लें। आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है, इसीलिए ये इतना डिटेल्ड हम जो है एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है, कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएं और इस बार आने वाले सी के एग्जाम में आप पास बहुत अच्छे से हो जाएं, अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a long double can be used if range of a double is not enough to accommodate a real number। जो लॉन्ग डबल है उसको इस्तेमाल किया जाता है अगर रेंज ऑफ अ डबल, जो रेंज होती है वो डबल की, वो क्या होती है? इनफ नहीं होती है, पर्याप्त नहीं होती है टू एकोमोडेट अ रियल नंबर। अगर रियल नंबर, हमने कहा रियल नंबर किसमें किए जाते हैं? रियल नंबर आपका फ्लोट में भी किए जाते हैं, रियल नंबर आपका जो है डबल में भी किए जाते हैं, रियल नंबर आपका लॉन्ग डबल में भी स्टोर किए जाते हैं। 3 तरह के डेटा टाइप हैं, एक फ्लोट है, एक डबल है और एक लॉन्ग डबल है। तो फ्लोट है, तो फ्लोट हमने कहा कि फ्लोट का क्या होता है? फ्लोट देखिए 4 बाइट लेता है। डबल कितने बाइट लेता है? डबल आपकी जो है 8 बाइट लेता है। और लॉन्ग डबल कितने बाइट लेता है? लॉन्ग डबल आपका 10 बाइट लेता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें कि ये कितने, भाई कितने प्लेसेस तक जो है इनका प्रेसिजन होता है, तो अगर हम बात करें इसकी फ्लोट की तो 6 प्लेसेस तक होता है। और अगर हम डबल की बात करें तो 15 तक होता है। और अगर हम लॉन्ग डबल की बात करें तो 19 तक होता है। मतलब 19 प्लेसेस तक, 19 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो वैल्यू को प्रिसाइज करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात सही है कि हाँ, लॉन्ग डबल का इस्तेमाल किया जाता है अगर रेंज ऑफ अ डबल, अगर रेंज जो है वो डबल की काफी नहीं होती है रियल नंबर को रखने के लिए, तो लॉन्ग डबल की इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए हमने कई चीजें बताई, एक बताया हमने फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, 3 इस्तेमाल होते हैं रियल नंबर के लिए। और फिर हमने कहा कि यहाँ पर जो है डबल फ्लोट आपका 4 बाइट लेता है, डबल आपका 8 बाइट लेता है और लॉन्ग डबल आपका 10 बाइट लेता है, ठीक है। और इसके अलावा हमने बताया कि जो है फ्लोट
ठीक है ना। फ्लोट जो होता है वो सिक्स प्लेसेस तक, 6 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो वैल्यू जो है जो होता है उसका जो प्रेसिजन होता है वो क्या होता है, वो 6 डेसिमल प्लेसेस तक होता है। और इसका वाला डबल का होता है 15 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है ना, मतलब आप पॉइंट के बाद 15 प्लेसेस लिख सकते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर ये लॉन्ग डबल है तो लॉन्ग डबल और आप प्रिसाइज कर सकते हैं वैल्यू। कोई बहुत चीजें, बहुत आपको फ्रैक्शन में लिखना, बहुत बड़ा फ्रैक्शन है तो वहां पे लॉन्ग डबल मतलब 19 प्लेसेस तक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात सही है, ये ट्रू होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 2.5। 2.4 क्या होगा, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। 2.4 क्या होगा, ट्रू होगा। हाँ ऐसी बात है। ठीक है ना, हम 2.5 की बात कर रहे हैं। 2.5 कह रहा है कि मैलॉक एलोकेट्स मेमोरी फ्रॉम द हीप एंड नॉट फ्रॉम द स्टैक। तो मैलॉक जो है वो मेमोरी को क्या करता है, एलोकेट करता है, हीप से एलोकेट करता है, स्टैक से एलोकेट नहीं करता है। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर आपको हो सकता है हीप और स्टैक क्या होते हैं ये ना समझ में आ रहा हो। ठीक है ना, तो इसके लिए हम आपको मेमोरी का लेआउट दिखाते हैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बताते हैं आपको। तो इसको समझने के लिए देखिए, ये जो है हमने नेट से निकाली हुई है, नेट से डाउनलोड की है ये इमेज, मेमोरी लेआउट सी प्रोग्राम का बताने के लिए। तो कोई भी जब सी प्रोग्राम जो है लोड होता है कंप्यूटर की मेमोरी में, तो जो है ये जो कोड होता है, अब इसमें ये अलग अलग सेगमेंट में पूरा प्रोग्राम जाता है। तो अलग अलग सेगमेंट में जाता है। तो इसमें जो है पहला है आपका टेक्स्ट और ईएलएफ सेगमेंट, दूसरा है इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट, तीसरा है बीएसएस डेटा सेगमेंट, चौथा है स्टैक और पांचवा है हीप। ठीक है ना, तो ये अलग अलग सेगमेंट में जाता है। तो अब जो ये जो टेक्स्ट और ईएलएफ सेगमेंट है, ईएलएफ का फुल फॉर्म होता है एग्जीक्यूटेबल लिंकेबल फॉर्मेट। ठीक है ना, तो मतलब जो सोर्स कोड होता है वो आपका ईएलएफ सेगमेंट में होता है। और जो भी सोर्स कोड आप लिखते हैं, सोर्स कोड आप जानते हैं, जो कोडिंग लिखते हैं वो सोर्स कोड होता है, तो वो वहां स्टोर होता है। इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट जो होता है, इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट जो है आपका ग्लोबल और स्टैटिक जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, तो जो भी ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो जब इनिशियलाइज किए जाते हैं, अगर उनमें कुछ वैल्यू दी जाती है, जैसे हमने अगर मान लीजिए कोई स्टैटिक वेरिएबल बनाया है और उसमें कुछ वैल्यू डाली है, ठीक है, तो अगर वो इनिशियलाइज किए जाते हैं तो वो इस सेगमेंट में स्टोर होते हैं, आपके सेकंड वाले में। ठीक है ना, सेकंड वाला जो है ये जो आपका है इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट। अब ये जो थर्ड वाला है, ये जो बीएसएस या अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट, तो इसमें अगर आपके ये जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं और जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो जो है वो अगर इनिशियलाइज नहीं किए जाते हैं, जो अनइनिशियलाइज होते हैं वो यहाँ पर स्टोर होते हैं। और नेक्स्ट है आपका स्टैक। स्टैक मतलब जो ऑटोमेटिक वेरिएबल होते हैं। देखिए स्टोरेज क्लासेस जो है हमने बताई हैं, स्टोरेज क्लासेस हमने जब लास्ट टाइम हम सॉल्व करा रहे थे तभी भी हमने बताया था लास्ट पेपर। तो आपकी स्टोरेज क्लासेस अलग अलग होती हैं, वेरिएबल्स की स्टोरेज क्लासेस अलग अलग होती हैं। तो जो ऑटोमेटिक वेरिएबल होते हैं, मतलब जो नॉर्मल वेरिएबल आप इस्तेमाल करते हैं, जो वो क्या होता है जिसमें स्टोरेज क्लास आप मेंशन नहीं करते हैं, जैसे इंट ए, फ्लोट बी, ये सब जो नॉर्मल वेरिएबल आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब यहाँ पर जो ऑटोमेटिक होते हैं वो सब स्टैक में स्टोर होते हैं। मतलब उनको मेमोरी कहाँ से मिलती है, उनको मेमोरी स्टैक से मिलती है। ठीक है ना। और जो डायनेमिक हैं उनको मेमोरी डायनेमिक जो वेरिएबल होते हैं, मतलब जो मेमोरी एलोकेट होती है, जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट होती है, जैसे मैलॉक फंक्शन में, जब हम मैलॉक फंक्शन में मेमोरी एलोकेट कराते हैं तो वो क्या होती है, वो डायनेमिक एलोकेशन होता है। तो डायनेमिक एलोकेशन के लिए जो मेमोरी मिलती है वो हीप से मिलती है। ऑटोमेटिक वेरिएबल के लिए जो मेमोरी मिलती है वो स्टैक से मिलती है। अनइनिशियलाइज जो है स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए जो मेमोरी मिलती है वो यहाँ से मिलती है बीएसएस डेटा सेगमेंट से। और जो इनिशियलाइज्ड ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल्स हैं
को मेमोरी यहाँ से मिलती है इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट से, और इसके अलावा जो आपका सोर्स कोड है वो कहाँ पे स्टोर होता है, वो उसको मेमोरी उसके लिए मेमोरी यहाँ से मिलती है टेक्स्ट और ELF सेगमेंट से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारी जो सी का प्रोग्राम है वो इस तरीके से उसको मेमोरी मिलती है। तो चलिए ठीक है, अब हम अपने अपने आंसर को देखते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है ना। अब हमारा क्वेश्चन ये कह रहा था कि जो मैलॉक है वो एलोकेट्स मेमोरी फ्रॉम द हीप और नॉट फ्रॉम द स्टैक। तो मैलॉक जो है वो मेमोरी को कहां से एलोकेट करता है, हीप से कि स्टैक से नहीं करता, हीप से करता है, ठीक है ना। तो अभी हमने आपको पूरा समझाया कि मैलॉक की मेमोरी कैसे मिलती है। वो जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को मेमोरी कहां से मिलती है, वो आपको मिलती है हीप से, ठीक है ना। अभी हमने आपको पूरा लेआउट समझाया मेमोरी का। तो और बाकी जो स्टैटिक है, देखिए ये लेआउट हमने इसलिए समझाया क्योंकि कई सारे पेपर्स में क्वेश्चन बनता है कि स्टैक से मेमोरी मिलती है, ऑटोमेटिक वेरिएबल को मिलती है, या फिर जो है आपके जो है ये मैलॉक को मेमोरी कहां से मिलती है। ये क्वेश्चंस आगे भी आएंगे, इसलिए हमने पूरा डिटेल में आपको समझाया। तो अब आपको एकदम क्लियर हो रहा है कि मैलॉक एलोकेट्स मेमोरी फ्रॉम द हीप, मैलॉक को मेमोरी हीप से मिलती है, और जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, जैसे हमने कहा जैसे आपके ऑटोमेटिक वेरिएबल होते हैं, तो उनको मेमोरी कहां से मिलती है, स्टैक से। तो यहाँ पर ये मैलॉक के बारे में बात कर रहा है, तो ये बात हाँ सही है कि मैलॉक को मेमोरी हीप से ही मिलती है, स्टैक से नहीं मिलती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जरा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि while calling the fprintf function in the string, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करें ताकि आपको दिखाई दे। तो ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है 2.6, ठीक है ना। तो 2.6 में देखें आप, कह रहा है while calling the fprintf function in the format string conversion specifier can be used to write a character string in capital letters, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जब हम कॉल करते हैं fprintf फंक्शन को और स्ट्रिंग कन्वर्जन स्पेसिफायर हम इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर हम अगर s can be used to write a character string in capital letters, ठीक है ना, तो कैपिटल लेटर्स में को लिखने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, ये बात गलत है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये फॉल्स होगा। तो 2.6 का होगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अ यूनियन कैन नॉट बी नेस्टेड इन अ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। देखिए कह रहा है यूनियन कैन नॉट बी नेस्टेड, अ यूनियन कैन नॉट बी नेस्टेड इन अ स्ट्रक्चर। कह रहा है कि यूनियन को हम नेस्ट नहीं कर सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। ये यहाँ पर इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। ये स्टेटमेंट कह रही है कि यूनियन जो है, यूनियन को मतलब स्ट्रक्चर के अंदर यूनियन नहीं रखा जा सकता है, ये कह रही है। तो भाई मतलब यूनियन जो है वो स्ट्रक्चर का मेंबर नहीं हो सकता है, हाँ। तो क्या ये बात सही है, यूनियन स्ट्रक्चर का मेंबर नहीं हो सकता है? स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या यूनियन को नहीं डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि स्ट्रक्चर के अंदर हम यूनियन को डिफाइन नहीं कर सकते। तो अब आपको पता है कि स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों ही क्या होते हैं, स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों ही आपके जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हैं, ठीक है ना। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, लेकिन दोनों में फर्क होता है, यूनियन और स्ट्रक्चर दोनों में फर्क होता है। क्या फर्क होता है, देखिए स्ट्रक्चर के लिए हमने बताया है कि स्ट्रक्चर जो आपका होता है उसमें आपके जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और हर मेंबर को अलग अलग मेमोरी मिलती है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए 3 डेटा मेंबर्स हैं तो तीनों को अलग अलग मेमोरी अलॉट होती है स्ट्रक्चर में। लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं है। यूनियन में जो है अगर मेमोरी मिलती है, अगर मान लीजिए एक यूनियन है और उसमें एक फ्लोट टाइप का मेंबर है, एक इंटीजर टाइप का मेंबर है और एक कैरेक्टर टाइप का मेंबर है, तो उसको जो मेमोरी मिलेगी वो जो सबसे बड़ा मेंबर होगा, मतलब जो सबसे ज्यादा मेमोरी ले रहा होगा फ्लोट
टाइप का, तो वो बस 4 बाइट मिलेगी और उसी 4 बाइट में सब बाकी लोग शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब एट ए टाइम किसी एक ही वेरिएबल वो एक्सेस कर पा रहा होगा, तो या तो फ्लोट को मिल रही होगी, या तो कैरेक्टर को यूज कर रहा होगा मेमोरी को, या तो इंटीजर को यूज कर रहा होगा, ठीक है ना। तो जो मैक्सिमम जो सबसे बड़ी साइज वाला वेरिएबल होता है बस उतनी मेमोरी उसको मिलती है। लेकिन अगर यही ये स्ट्रक्चर होता तो हमने कहा फ्लोट को 4 बाइट चाहिए और इंटीजर को 2 बाइट चाहिए और आपको कैरेक्टर को 1 बाइट चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम ये 16 बिट कंपाइलर की बात कर रहे हैं तो 2 1 3 और बाकी यहाँ पर और बाकी वो 4, तो उधर 7 बाइट उसमें मिलते हैं स्ट्रक्चर में। बल्कि यूनियन में क्या होगा, यूनियन में सिर्फ 4 ही बाइट मिलेगा, ठीक है ना। तो मतलब वो डेडिकेटेड मेमोरी मिलती है अलग अलग इसमें, और इसमें डेडिकेटेड मेमोरी नहीं मिलती है। तो ये जो है, तो इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि यूनियन कैन नॉट बी नेस्टेड इन अ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। मतलब यूनियन को हम स्ट्रक्चर के अंदर नहीं रख सकते हैं, हाँ। तो ये बात गलत है, यूनियन को हम स्ट्रक्चर के अंदर रख सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर को डेडिकेटेड मेमोरी मिलती है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर के मेंबर्स को सबको अलग अलग मेमोरी मिलती है, तो वो हम रख सकते हैं ना। लेकिन यही काम अगर हमें यूनियन के अंदर स्ट्रक्चर को रखना हो, ठीक है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि क्या यूनियन को स्ट्रक्चर के अंदर नहीं रखा जा सकता है, तो यूनियन के अंदर स्ट्रक्चर को रखा जा सकता है। इसलिए ये बात गलत है, यूनियन को स्ट्रक्चर के अंदर रखा जा सकता है और ये कह रहे हैं यूनियन को स्ट्रक्चर के अंदर नहीं रखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये फॉल्स हुआ। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट आते हैं 2.8 देखते हैं। 2.8 क्या कह रहा है? 2.8 कह रहा है द मॉडुलस ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विद अ लॉन्ग डबल, ठीक है ना। जो मॉडुलस ऑपरेटर है उसको हम लॉन्ग डबल के साथ में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे क्लियर करते हैं और इसको आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये देखिए आगे, जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये है 2.8, ठीक है ना। तो 2.8 हम देख रहे हैं और 2.8 ये है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है द मॉडुलस ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विद अ लॉन्ग डबल। मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लॉन्ग डबल के साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात सही है, लॉन्ग डबल के साथ हम मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रू हुआ, ठीक है ना। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द फाइल टू बी इंक्लूडेड डज नॉट एग्जिस्ट द प्री प्रोसेसर फ्लैशेस एन एरर मैसेज। अगर फाइल जो है जो इंक्लूड होनी है वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो प्री प्रोसेसर फ्लैशेस एन एरर मैसेज, तो प्री प्रोसेसर आपका एरर मैसेज शो करेगा। हाँ, ये भी बात सही है कि फाइल जो भी आपको इंक्लूड करनी है अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगी तो प्री प्रोसेसर आपका एरर मैसेज देगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन, ये भी आपकी बात सही है। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो फिर अब देखिए नेक्स्ट है अपना हमारा 2.10 है। तो 2.10 कह रहा है अ लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच एलिमेंट इज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट। तो लिंक लिस्ट क्या होता है? वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जहां पर सारे एलिमेंट क्या होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं। तो बात सही है कि हाँ, लिंक लिस्ट जो है आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि देखिए लिंक लिस्ट में डेटा भले मेमोरी में अलग अलग जगह पर होते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। मान लीजिए एक 2000 लोकेशन पे है तो दूसरा 3000 लोकेशन पे है, तो चौथा मान लीजिए 4000 लोकेशन पे हैं, भले दूर दूर हैं लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। नोड 1 से आप नोड 2 पे जाएंगे, नोड 2 से नोड 3 पे जाएंगे, नोड 1 से सीधे नोड 3 पे नहीं पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या हुआ, ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही हुआ। तो ये बात सही है कि लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहां एलिमेंट जो होते हैं वो सब अपना सेपरेट ऑब्जेक्ट जरूर होते हैं, लेकिन वो क्या है, लीनियर है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा। तो ये भी बात 2.10 भी क्या है आपका ट्रू होगा, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारे ट्रू फॉल्स खत्म हो गए, ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हम अपने थर्ड सेगमेंट पे बढ़ते हैं। तो थर्ड सेगमेंट हमारा क्या है, जुलाई 18 में
जो है हम थर्ड सेगमेंट देखते हैं। थर्ड सेगमेंट हमारा मैच द फॉलोइंग है, ठीक है ना। तो मैच द फॉलोइंग में चलते हैं। ये थर्ड सेगमेंट आपका ये है, ठीक है ना। तो मैच द फॉलोइंग पे चलते हैं, देखें मैच द फॉलोइंग में आगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आगे बढ़ जाते हैं और ये मैच द फॉलोइंग पे आ जाते हैं। तो इसमें हम आगे, तो ये मैच द फॉलोइंग है, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पर पहला कह रहा है कॉल्स इटसेल्फ, ठीक है ना। मतलब कॉल्स इटसेल्फ मतलब कॉल करता है अपने आप को ही, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये कॉल्स इटसेल्फ, तो इसमें क्या चीज ऐसी है जो अपने आप को कॉल करती है। हाँ, तो देखिए अगर आप सी प्रोग्रामिंग में बात करें तो क्या चीज अपने आप को कॉल करती है, ये आपने पढ़ा होगा रिकर्जन, ठीक है ना। तो रिकर्जन क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन पढ़े होंगे। तो रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं, वो अपने आप को ही कॉल करते हैं ना। तो रिकर्जन और वो प्रोसेस क्या कहलाती है, रिकर्जन। जब कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, मान लीजिए कोई सम नाम का फंक्शन है और वो अपने आप को ही अपनी डेफिनेशन में अपने आप को ही कॉल कर रहा है, तो वो होता है, वो प्रोसेस होती है रिकर्जन, और वो फंक्शन कहलाता है रिकर्सिव फंक्शन। तो देखिए इसमें कहीं रिकर्सिव फंक्शन दिया हुआ है कॉल्स इटसेल्फ, तो ये देखिए डी है, तो इसका आंसर डी होगा, कॉल्स इटसेल्फ। इसका आंसर आपका क्या होगा, डी, ठीक है ना। इस मैच द फॉलोइंग में आए तो इसका आंसर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ये डी मिलेगा। क्यों, क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन ही ऐसे होते हैं जो अपने आप को कॉल करते हैं, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं strcpy, ठीक है ना। str स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कॉपी मतलब कौन सा, क्या स्ट्रिंग कॉपी मतलब स्ट्रिंग जो कॉपी होती है, अगर कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, हेलो लिखा हुआ है, तो दूसरी स्ट्रिंग में भी वो हेलो आ जाए, ठीक है ना। तो वो काम कैसे होता है, वो काम स्ट्रिंग का फंक्शन होता है strcpy, उससे होता है। तो ये देखिए यहाँ पर strcpy दिया हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रिंग कॉपी ये किससे मैच होगा, strcpy। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा डी, सॉरी इसका आंसर होगा ई। फिर आगे यूनरी ऑपरेटर, strcpy क्या होता है, strcpy में हमने बताया हुआ है, हमने लास्ट पेपर में भी डिस्कस किया हुआ था कि इसमें क्या होता है, इसमें कॉपी होता है, एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग में क्या हो जाती है, कॉपी हो जाती है strcpy से। तो नेक्स्ट है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर हमने बताया हुआ है। यूनरी ऑपरेटर आपको पता होगा कि ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो क्या लगते हैं, जो किसी एक ऑपरेंड पे लगते हैं। ऑपरेटर बेसिकली तीन तरीके के होते हैं, एक यूनरी होता है, एक बाइनरी होता है, एक टर्नरी होता है। यूनरी ऑपरेटर का मतलब होता है जो किसी एक ही ऑपरेंड पे लगे, जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। तो वो यूनरी ऑपरेटर हैं। और बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जो दो ऑपरेंड पे लगते हैं, जैसे ए प्लस बी, बी माइनस सी, डी माइनस ई, ठीक है ना। तो वो क्या होते हैं, बाइनरी, क्योंकि ए प्लस बी जोड़ने के लिए दो ऑपरेंड चाहिए तभी वो प्लस काम करेगा, और घटाने के लिए भी, माइनस के लिए भी दो ऑपरेंड चाहिए। मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो किस पे होता है, वो बाइनरी, बाइनरी ऑपरेटर्स पे ही होता है, ठीक है ना। मतलब जिस ऑपरेंड को काम करने के लिए दो ऑपरेंड की जरूरत पड़े वो बाइनरी, जिस ऑपरेंड को काम करने के लिए किसी एक ही ऑपरेंड से काम हो जाए वो यूनरी। जैसे हम a प्लस प्लस बी माइनस माइनस करते हैं तो कहाँ जरूरत है दूसरे ऑपरेटर की, i प्लस प्लस आई माइनस माइनस, आई से ही काम, एक ही आई से काम हो जाता है ना, हमें जरूरत नहीं पड़ती है कि हमें दो ऑपरेंड लगाएं, ठीक है ना। तो वो यूनरी। और टर्नरी क्या होता है, जो तीन ऑपरेंड लगते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर बात किया था, आपका टर्नरी आप आया था, तो कंडीशनल ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर था। तो इसमें हमने कहा यूनरी ऑपरेटर कौन सा है, तो यूनरी देखें ऑपरेटर कहीं दिख रहा है, एक तो ये ऑपरेटर माइनस माइनस, देखिए मिल गया आपको। ये प्लस तो क्या है, आपका बाइनरी ऑपरेटर है, तो ये नहीं इस्तेमाल होगा, ये होगा माइनस माइनस। तो माइनस माइनस का ये जी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी। तो ये आपका हो जाएगा जी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि ये वाइल, वाइल मतलब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, टू, टू लिखा हुआ है। अब हमने कहा अगर कोई भी नंबर हम पास कर दें वाइल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो इसका मतलब है कि वो जो जो अब देखिए वाइल के अंदर जो पास होता है वो तो या तो ट्रू पास होता है या तो फॉल्स पास होता है। मतलब या तो इसके अंदर 0 जाता है या तो 1 जाता है। तो अगर कोई वैल्यू होगी तो जो है यहाँ से 1 पास होगा, और अगर कोई वैल्यू नहीं होगी तो यहाँ से 0 पास होगा। तो यहाँ पे वैल्यू है, तो ये 2 है या 10 है या 2000 होता है या 2 लाख होता, कुछ भी होता, ठीक है ना। तो ये इसके लिए ट्रू ही है ना, इसके लिए फॉल्स तभी होगा जब यहाँ पे 0 होगा। तो 0 नहीं है इसका मतलब ये ट्रू है,
ट्रू है तो इसका मतलब इसके अंदर जो है, अब ये कंडीशन जो है ये हमेशा ट्रू रहनी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि लूप क्या है, अगर कोई भी कंडीशन हमेशा ट्रू हो तो इसका मतलब है कि वो लूप जो है वो आपका इन्फिनिट लूप होता है, मतलब वो लगातार चलता रहता है। तो यहाँ पर ये वाला होगा ए ऑप्शन, ठीक है ना। इफ नो ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड द लूप, अगर कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होगा तो ये लूप जो है ये चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, अनंत टाइम मतलब चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, बिना रुके चलता रहेगा। अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, अगर ब्रेक है तो जाहिर सी बात है रुक जाएगा। आपको बताया ब्रेक स्टेटमेंट का काम यही होता है कि वो रोक देगा, लूप का जो भी होगा एग्जीक्यूशन उसको रोक देगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, अब इसमें स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर आपको पता है कि स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूनियन क्या है, यूनियन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो देखिए इसमें ये क्या है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यहाँ पे कहीं कुछ दिया हुआ है, a user defined data type in which C allows you combine different data items to store a particular type of record, ठीक है ना। तो किसी तरीके के रिकॉर्ड को कंबाइन करने के लिए उसके डेटा टाइप्स को हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। उसका नाम क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कर देंगे स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए रीअलॉग। रीअलॉग फंक्शन का इस्तेमाल क्या होता है, हमने बता चुके हैं। हमने जब जब लास्ट टाइम हम सॉल्व करा रहे थे वहां पे आया था मेलॉक, कैलॉक, रीअलॉग, सारे फंक्शन हमने समझाए थे। मेलॉक का मतलब मेमोरी एलोकेशन होता है, ठीक है ना। कैलॉक का मतलब भी मेमोरी है, दोनों तरीके से मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है ना। लेकिन रीअलॉग से जो होता है, जो पहले से एलोकेटेड मेमोरी है वो फिर से जो है एलोकेट की जाती है। तो देखिए इसमें कहीं है या मॉडिफाई द साइज ऑफ प्रीवियसली एलोकेटेड स्पेस, ठीक है ना। तो मॉडिफाई करता है साइज को, जो पहले से एलोकेटेड मेमोरी है उसको जो है, मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए मेलॉक भी इस्तेमाल होता है, कैलॉक भी इस्तेमाल होता है, रीअलॉग भी इस्तेमाल होता है। लेकिन मेलॉक और कैलॉक का इस्तेमाल तो हम करते हैं फर्स्ट टाइम एलोकेट करने के लिए, लेकिन रीअलॉग का इस्तेमाल हम करते हैं जो पहले से मेलॉक और कैलॉक से जो एलोकेटेड है उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है तो हम रीअलॉग का करते हैं इस्तेमाल, ठीक है ना। तो ये इसका क्या होगा, सी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, एग्जिट। एग्जिट फंक्शन का इस्तेमाल क्यों होता है, देखिए जो एग्जिट फंक्शन होता है उसका इस्तेमाल आपका प्रोग्राम को बंद करने के लिए होता है, कि प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दे, ठीक है ना। तो इसलिए इस्तेमाल होता है, इसलिए एग्जिट फंक्शन इस्तेमाल होता है। तो एग्जिट का देखिए यहाँ पे कौन सा है, के, टर्मिनेट्स द प्रोग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका भी क्या होगा, इसका के होगा, यहाँ पे ये वाला इसका आंसर आ जाएगा एग्जिट वाले का के। नेक्स्ट टाइप कास्टिंग क्या होती है, देखिए टाइप कास्टिंग हमने डिस्कस किया था जब हम आपको जनवरी 20 समझा रहे थे। तो हमने बताया टाइप कास्टिंग बेसिकली क्या है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, वो क्या है, टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो वो टाइप कास्टिंग है, और हमने कहा था कि ये क्या है, तो ये कन्वर्जन होता है, ये एक एक्सप्लिसिट कन्वर्जन देखिए इसमें दिया हुआ है, ये एफ पे, हाँ। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन भी होता है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन भी होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, तो टाइप कास्टिंग ये एफ से मैच होगा। हमने पूरा समझाया है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ये हमने एक्सप्लेन किया है जनवरी 20 वाले में, ठीक है ना। तो उसको देखिएगा वहां पे जाके। तो ये हो गया टाइप कास्टिंग, यहाँ पर होगा एफ, ठीक है ना, क्योंकि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ये टाइप कास्टिंग है। टाइप कास्टिंग बेसिकली क्या है, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। कई बार ऐसा होता है, जैसे आप मैलॉक फंक्शन बनाते हैं, तो मैलॉक हमेशा रिटर्न करता है वॉइड टाइप का पॉइंटर, ठीक है ना। तो अब हमें वॉइड टाइप का पॉइंटर रिटर्न करता है, लेकिन अगर हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू उसमें रखनी है तो हमें उस वॉइड टाइप के पॉइंटर को इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना होगा। इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना होगा तो जाहिर सी बात है कि उस वॉइड को हमें इंटीजर बनाना होगा। तो वॉइड को इंटीजर बनाना होगा तो आपको उसका डेटा टाइप बदलना होगा। तो उस डेटा टाइप को बदलने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, टाइप कास्टिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट है कह रहा है ये जो है स्लैश वी यूज फॉर, ये स्लैश वी क्यों यूज होता है, हाँ। देखिए एक स्लैश टी होता है, वो आपको पता होगा। स्लैश टी जो है इस्तेमाल होता है आप जब स्पेस देते हैं ना, हॉरिजॉन्टल स्पेस, मतलब आपने स्लैश टी लिख दिया, जैसे आपने लिखा हुआ है हेलो वर्ड, हेलो लिखा और फिर स्लैश टी लगाया, फिर वर्ड लगाया, तो जो टैब होता है तो टैब के साइज के बराबर वहां पर स्पेस हो जाता है। मतलब हेलो रहेगा उसी लाइन में, फिर दूर जाएंगे आप तो वहां पर क्या होगा, हेलो लिखा होगा
ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे हेलो लिखा है, ठीक है ना, तो अगर मैं टैब दे दिया है तो दूरी पर जो भी टैब का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग ये जो है ये वर्ड चला जाता है, अगर बीच में स्लैश टी लगाया, ठीक है ना। लेकिन अगर स्लैश वी होता है तो वो क्या करता है, वो वर्टिकल टैब होता है, मतलब ये इस तरीके से दूरी मिलेगी, ठीक है ना। तो वो वर्टिकल टैब के लिए जो है हम स्लैश टी का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर है कहीं तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है ये वाला आपका, ये देखिए वर्टिकल स्पेस ना, तो वही मतलब है चाहे वर्टिकल टैब या वर्टिकल स्पेस ना, तो ये एल होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, एल। ये देख लें, इसका ये एल होगा, ठीक है ना। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट वाला आपका क्या है यहाँ पर, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट वाला आपका है एरे इज आ, एरे क्या है, ठीक है ना। तो एरे क्या है, एरे हमने बताया हुआ है कि एरे क्या है, ठीक है। तो एरे जो है, एरे बता चुके हैं कि एरे में जो है आपका सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को आप स्टोर करते हैं, कलेक्शन है, एरे एक कलेक्शन है जहां बहुत सारे एक तरीके का, अगर हमने कहा कि आपको 500 स्टूडेंट्स के रोल नंबर आपको स्टोर करने हैं एक फाइल में एक जगह पर, तो आप क्या बनाएंगे, आप एरे बनाएंगे। 500 स्टूडेंट्स के रोल नंबर अलग अलग नहीं वेरिएबल बनाएंगे, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, ऐसा नहीं करेंगे, आप एरे बनाएंगे, इंट रोल नंबर और फिर जो है आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे 500, ठीक है ना। तो एक ही तरीके का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, पूरा पूरा उसका कलेक्शन एक साथ एरे की मदद से। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, एरे यहाँ पर दिया हुआ एच, ठीक है ना, तो ये वाला एच हो जाएगा। तो 3.10 आपका हो गया एच, ठीक है ना। तो ये आपका मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आगे अब हम बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं, अब हमारा मैच द फॉलोइंग है, तो मैच द फॉलोइंग पे आ जाते हैं। मैच द फॉलोइंग हो गया, सॉरी, अब हम फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, कह रहा है फंक्शन, फंक्शन जो है वो क्या करता है, राइट्स अ लाइन टू अ स्पेसिफाइड फाइल। फंक्शन आपका करता है किसी भी फाइल में, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो लाइन को लिखता है किसी फाइल में, लाइन को लिखने का काम करता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा ऐसा फंक्शन है, जैसे हमने देखिए फाइल में लिखने के लिए, किसी भी फाइल में लिखने के लिए 3 फंक्शन हमने बात किए थे, एक एफ पुटसी होता है, एक एफ पुटेस होता है, और एक जो है एफ प्रिंटफ होता है, ठीक है ना। ये 3 फंक्शन होते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं किसी फाइल में लिखने के लिए, ठीक है ना। तो फाइल हैंडलिंग आपने देखी होगी, फाइल हैंडलिंग पूरा टॉपिक है आपके कोर्स में। तो फाइल हैंडलिंग में 3 फंक्शन इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको कैरेक्टर लिखना हो तो आप एफ पुटसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको पूरी स्ट्रिंग लिखनी हो या लाइन लिखनी हो तो आप एफ पुटेस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और अगर आपको जो है फॉर्मेटेड डेटा लिखना हो, उसमें और नंबर्स भी हो, कई सारी चीजें हो, ठीक है ना, तो आप इस्तेमाल करेंगे एफ प्रिंट एफ का ना। तो यहां पर तो इन्होंने लाइन की बात की है, राइट्स अ लाइन, तो अब जाहिर सी बात है, देखिए एफ पुटेस यहाँ कहीं दिया होगा, तो ये देखिए ये दिया हुआ एफ पुटेस ना, तो इसका आंसर ये होगा एफ पुटेस। तो फंक्शन एफ पुटेस राइट्स अ लाइन टू अ स्पेसिफाइड फाइल, किसी भी फाइल में एफ पुटेस फंक्शन की मदद से लिखा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ई, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट 4.1 का ई होगा एफ पुटेस। फिर अगला कह रहा है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इज, जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो एल्गोरिदम का, ठीक है ना। मतलब देखिए एल्गोरिदम क्या होती है, जब आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं कि आपको प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम बनाने से पहले करना क्या है, उनको स्टेप्स में लिखते हैं कि पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ठीक है ना। तो वो आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, तो वो एल्गोरिदम है, ठीक है ना। वो स्टेप्स कुछ लिखते हैं, सर्टेन स्टेप्स, वो एल्गोरिदम है। फिर उन एल्गोरिदम को फिर आप जो है ग्राफिक्स के थ्रू, मतलब आप उसका बनाते हैं, उसको उसका एक डायग्राम बनाते हैं, इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। तो वो जो है
जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिदम का वो कहलाता है फ्लो चार्ट, ठीक है ना। वो फिर आप फ्लो देखते हैं तो उसमें सब अलग अलग तरह के बॉक्सेस आप बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं, तो वो फ्लो चार्ट होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इज फ्लो चार्ट, ठीक है ना। तो इसका 4.2 का क्या होगा, डी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, अ वेरिएबल कैन बी मेड कांस्टेंट बाय डिक्लेयरिंग इट विद द क्वालिफायर एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन, ठीक है ना। तो यहां पर ये कह रहा है आपसे कि जो वेरिएबल है उसको कांस्टेंट हम बनाते हैं, ठीक है ना। अगर उस जो भी वेरिएबल है उसको हम कांस्टेंट बनाते हैं, किस तरीके से, बाय डिक्लेयरिंग इट विद द क्वालिफायर, उसको हम डिक्लेयर करते हैं उसके क्वालिफायर से एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन, मतलब इनिशियलाइजेशन के टाइम पर, ठीक है ना। तो जब हम इनिशियलाइज करते हैं तो भैया किस तरीके से हम करते हैं, उसको हम जो है कांस्टेंट बनाते हैं। ये आपको पता है, इसमें कीवर्ड यूज करते हैं कॉन्स्ट, CONST, ठीक है ना। कॉन्स्ट कीवर्ड, आप किसी भी वेरिएबल को अगर कॉन्स्ट लिख देंगे तो वो क्या होगा, उसको वो क्या हो जाएगा, वो फिर कांस्टेंट हो जाएगा ना, उसकी वैल्यू बदलेगी नहीं। तो ये नाम से भी जाहिर है, CONST, कॉन्स्ट ना। फिर नेक्स्ट, which operator returns the number of bytes the operand occupies, कौन सा ऑपरेटर है जो नंबर ऑफ बाइट्स वापस करता है जो ऑपरेंड हमारा रख रहा होता है, कौन सा ऑपरेटर है। ये देखिए कई बार आया हुआ है, अभी जितने भी पेपर हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, तो साइज ऑफ ऑपरेटर जो है, साइज ऑफ ऑपरेटर लिखें, फिर आप उस ऑपरेंड का नाम लिखें। अगर आप साइज ऑफ ए पास कर दें तो वो ए का साइज दे देगा, अगर ए इंटीजर टाइप का है तो 2 बाइट देगा, अगर फ्लोट टाइप का है तो 4 बाइट देगा, अगर कैरेक्टर टाइप का है तो 1 बाइट देगा। तो साइज ऑफ या फिर साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ फ्लोट ऐसे भी कर सकते हैं। तो साइज ऑफ ही ऑपरेटर है जो क्या करता है, नंबर ऑफ बाइट्स रिटर्न करता है किसी भी डेटा टाइप की या किसी भी ऑपरेंड की, ठीक है ना। तो इसका क्या 4.4 का ये हो जाएगा जे, साइज ऑफ। क्लियर हो रहा है ना। फिर आगे नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट द रियल नंबर्स आर प्रिंटेड विद द प्रिसिजन ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अभी देखिए ये हमने अभी डिस्कस किया था, जब अभी आपका ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आया था। बाय डिफॉल्ट जो रियल नंबर्स हैं वो प्रिंटेड, अगर हम डिफॉल्ट करें तो जो रियल नंबर हैं जो प्रिंटेड होते हैं तो वो किस प्रिसिजन के हिसाब से प्रिंट होते हैं, 6 डेसिमल प्लेसेस। मतलब अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं 1.2, फिर अब वो कितना कहां तक वो प्रिसाइज होगा, 2.1.2, फिर 21111 कितने डिजिट तक होगा, कितने प्लेसेस तक होगा, 6, ठीक है ना। तो फ्लोट वाला लेता है, बाय डिफॉल्ट फ्लोट लेता है, और उसके बाद हमने कहा डबल लेंगे तो वो 15 तक होगा, 15 प्लेसेस तक होगा। अगर वही लॉन्ग डबल हो जाएगा तो वो 19 प्लेसेस तक होगा, ठीक है ना। लेकिन बाय डिफॉल्ट 6 होता है, तो 6 इसमें आंसर है जी। तो ये होगा आपका जी। 4.5 का क्या हो जाएगा, जी। नेक्स्ट 4.6 कह रहा है द स्टेटमेंट व्हेन एग्जीक्यूटेड इन अ स्विच स्टेटमेंट कॉजेज इमीडिएट एग्जिट फ्रॉम द स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो अगर ये जो स्टेटमेंट है ये जैसे ही आती है, जैसे ही एग्जीक्यूट होती है, जो स्टेटमेंट यहां पर आएगी वो जैसे ही एग्जीक्यूट होती है तुरंत ही जो है जिस भी स्ट्रक्चर में होती है उससे तुरंत बाहर आ जाती है, ठीक है ना। तो वो कौन सी स्टेटमेंट है जो मिलते ही जो है उस स्ट्रक्चर से बाहर आती है। हमने कहा ये कौन सी है, ये ब्रेक स्टेटमेंट है। आपने पढ़ी है ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, ठीक है ना। तो ब्रेक और कंटिन्यू आपने पढ़ा है ना। तो ब्रेक आपको जैसे ही मिल जाता है, आपको स्विच में मिल जाए तो स्विच से बाहर आ जाता है। यहाँ पे स्विच की बात कर रहा है, स्विच स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो स्विच के अंदर ब्रेक कहीं पे मिल जाता है, 10 ऑप्शन है, अगर 10 केसेस हैं, अगर आपको थर्ड नंबर पे केस मिला या कहीं पे भी ब्रेक मिल गया, थर्ड केस में ब्रेक मिल गया, तो फिर आप बाकी नीचे नहीं जाएंगे, हाँ। तो इसलिए ये क्या होगा, ब्रेक स्टेटमेंट, ये एच होगा, ठीक है ना। तो 4.6 में क्या होगा, एच का मतलब ये ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है ना। फिर आगे नेक्स्ट 4.7 कह रहा है विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट इन अ लूप। मतलब लूप के किसी हिस्से को स्किप करने के लिए जिस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ब्रेक और कंटिन्यू दोनों ही बताया है। ब्रेक में क्या होता है कि अगर मान लीजिए लूप में 10 इटरेशन है, मतलब लूप 10 बार चलना है, और अगर जो है ब्रेक जो है वो 7वीं इटरेशन पे मिला, 7वीं बार मिला, तो इसका मतलब है कि ब्रेक जो है वो 7वीं बार अगर 5वीं लाइन पे मिला, तो वो 7वीं बार अगर उसमें 10 लाइनें हैं
तो वो बची हुई 5 लाइन को स्किप करेगा और साथ साथ ना आठवीं को भी स्किप करेगा, आठवीं इटरेशन को भी स्किप करेगा, नवी इटरेशन को भी स्किप करेगा, 10वीं को भी स्किप करेगा। लेकिन अगर वही कंटिन्यू लगा होता ब्रेक का तो बस जो 7वें इटरेशन पे मिला तो सातवां इटरेशन ही स्किप होगा जो बचा हुआ है। बाकी 8वां फिर वैसे ही चलेगा, 9वां फिर वैसे ही चलेगा, 10वां फिर वैसे ही चलेगा। ठीक है ना? तो यही डिफरेंस होता है। तो पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट जो है वो स्किप होता है कंटिन्यू से, और पूरा पूरा लूप स्किप हो जाता है बचा हुआ। ठीक है ना? तो वो किससे होता है? वो आपका ब्रेक से होता है। समझ में आ रहा है ना? वो आपका ब्रेक, तो ये जो है ये ब्रेक से होता है। ठीक है ना? और पूरा स्टेटमेंट जो है आपका ब्रेक से होता है, पूरा लूप। लेकिन जो बचा हुआ होता है पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, तो वो आपका कंटिन्यू से होता है। तो 4.7 का आंसर क्या होगा? कंटिन्यू, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट कह रहा है ना। मतलब जो है एक इटरेशन है, उस इटरेशन का जो भी हिस्सा है ना वो बस स्किप होता है, तो ये 4.7 का कंटिन्यू हो जाएगा। तो कंटिन्यू कहीं दिया हुआ है देखिए इसमें, हाँ बी होगा इसका। ठीक है ना? अब नेक्स्ट 4.8, एन एरे दैट यूजेस मोर देन 2 सब स्क्रिप्ट्स इज रिफर्ड टू एज। अब देखिए ये कह रहा है कि एरे जो होती है यहाँ पर ये यूज करती है, यहाँ पर देखें 4.8, एन एरे दैट यूजेस मोर देन 2 सबस्क्रिप्ट। ठीक है ना? जो एरे दो से ज्यादा सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल करती है वो क्या कहलाती है? ठीक है? तो एरे देखा होगा आपने, एरे इसमें होती है एरे, 1 डायमेंशनल एरे आपने देखा पढ़ा होगा, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे होता है। ठीक है ना? तो वो डायमेंशंस होते हैं, जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तो उसके डायमेंशंस होते हैं। अब एक एरे है इंट, यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंट ए है, और फिर उसके बाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर अगर लिख रहे हैं तो ये 5, ये 1 डायमेंशनल एरे है, ये 1 डायमेंशनल एरे है। फिर उसके बाद जो है हम आगे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये ए, अगर हम इसको 2 डायमेंशन बनाए तो ये इस तरीके से 2 डायमेंशन हो गए। इसका साइज कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 5 ही 5 है। ठीक है ना? लेकिन अगर इससे भी ज्यादा है ना, इससे भी ज्यादा है, 2 से भी ज्यादा है, मतलब और भी बढ़ सकता है डायमेंशंस, इससे भी ज्यादा है ना, या मान लीजिए यहाँ पे 3 है। ठीक है? तो ये डायमेंशंस अगर हम बढ़ गए यहाँ पर ना, तो ये डायमेंशंस अगर बढ़ गए तो अब ये क्या हो जाएगा? ये मल्टी डायमेंशन कहलाने लगता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब है मल्टी डायमेंशन कहीं दिया, देखिए के वाला आंसर है यहाँ पे मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशनल एरे कहलाने लगती है अगर 2 से, पहला वाला 1 डायमेंशन, फिर 2 डायमेंशन, ये फिर क्या है? ये मल्टी डायमेंशनल, 2 से ज्यादा। ठीक है ना? सबस्क्रिप्ट इसको बोलते हैं, ये जो दिया हुआ है ना स्क्वायर ब्रैकेट, ये सबस्क्रिप्ट है। ठीक है ना? तो अब 2 से ज्यादा हो गए तो ये मल्टी डायमेंशनल। ठीक है? तो अब नेक्स्ट 4.9 कह रहा है आफ्टर इंक्रीमेंटिंग अ फ्लोट पॉइंटर ptr by 1 इट वुड बी इंक्रीमेंटेड बाय। अगर कोई भी फ्लोट पॉइंटर है, फ्लोट पॉइंटर का मतलब है कि जो है वो किस तरह के डेटा का पॉइंटर है? फ्लोट टाइप के डेटा का पॉइंटर है। तो फ्लोट टाइप के डेटा के पॉइंटर में अगर हमने बताया है कि अगर पॉइंटर आपका इंटीजर टाइप का होगा, अगर पॉइंटर आपका, अगर मान लीजिए कोई पॉइंटर है जो एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, इंट एस्ट्रिक पी, अगर वो इंटीजर टाइप का पॉइंटर है और अगर उसमें इंक्रीमेंट करेंगे तो वो 2 बाइट का इंक्रीमेंट होगा उसमें। ठीक है ना? लेकिन अगर ये फ्लोट टाइप का पॉइंटर है तो फ्लोट का साइज चूंकि क्या होता है? फ्लोट का साइज आपका 4 होता है। ठीक है ना? हम 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर, 16 बिट कंपाइलर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका साइज होता है 4 बाइट। तो अगर हम p+1, ये दूसरा वाला p+1 करेंगे, या p का नाम इसका मान लीजिए q होता, अगर दूसरे वाला q है, अगर q को बढ़ाएंगे तो q जो है, q में 4 बाइट का इंक्रीमेंट होगा और p में 2 ही बाइट का इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि इंटीजर की जितना भी साइज होता है जो डेटा टाइप के साइज पर डिपेंड करता है, तो ये 4 होगा। देखिए इसका आंसर कहीं है 4.9, इसमें देखिए कहीं ये दिखा रहा है, इसको देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये कहीं दिखा रहा है, ये 4 पॉइंट ऊपर देख लीजिए, ये देखिए दिखा रहा है, यहाँ पे ये दिखा रहा है ये 4 बाइट। ठीक है ना? ये 4 बाइट कौन सा आंसर है इसका? आई। ठीक है ना? अब चलिए लास्ट वाले पे चलते हैं। लास्ट वाला हमारा क्या है? लास्ट वाला कह रहा है द डैश ऑपरेटर रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल टू विच इट्स ऑपरेंड पॉइंट्स।
तो इसमें कौन सा ऑपरेटर है, ठीक है ना, जो रिटर्न करता है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो रिटर्न करता है, मतलब अगर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है, इसमें कौन सा ऑपरेटर है। तो वैल्यू आपका रिटर्न करने वाला इसमें कौन सा है, ये देखिए ये ऑपरेटर है एल। इसका आंसर क्या होगा, ये जो एस्ट्रिक दिया हुआ है एल। अगर मान लीजिए पॉइंटर है, पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया हुआ है और उस पॉइंटर में ये p डिक्लेयर किया हुआ है, अगर हमने कहा p का, अगर हम p को प्रिंट कराएं, खाली p को प्रिंट कराएं तो उसका एड्रेस प्रिंट होगा। लेकिन अगर हम उसके एस्ट्रिक p प्रिंट कराएं तो हमारा पॉइंटर जिस भी वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहा है उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो ये 4.10 क्या होगा, या ये होगा एस्ट्रिक एल, ठीक है ना। तो ये पूरा आपका हो गया, पूरा पेपर आपका पूरा हमने सॉल्व करा दिया, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर कुछ भी चीजें क्लियर नहीं है, अगर मान लीजिए कुछ भी और भी आपके क्वेश्चंस हैं तो अपने कमेंट में जरूर लिखिए। और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट पेपर के साथ मिलते हैं। सभी लोग अपना ध्यान रखिए, आगे फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके।